हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। 1940 के दशक में भारत में बंगाल में, जो कि वर्तमान समय में तो बंगाल पश्चिम बंगाल के रूप में जाना जाता है, लेकिन उस समय बंगाल में आधुनिक जो बांग्लादेश है, बिहार के कुछ हिस्से और उड़ीसा, ये सब लेकर के शामिल किया जाता था, भीषण अकाल से जूझ रहा था। और ये अकाल इतना भीषण था कि माना जाता है कि तकरीबन 30 लाख लोग इसकी चपेट में बुरी तरीके से आए और उनकी मौत हो गई। मौत के आंकड़े विभिन्न बताए जाते हैं, लेकिन जो कुछ भी हो, आंकड़ा ये ज़रूर स्पष्ट कर देता है कि खाद्यान्न की कमी जिसके कारण ये अकाल यहाँ पर आए, ये मैनमेड थे, यानी कि मानवकृत थे। उस समय औपनिवेशिक शासन हुआ करता था और द्वितीय विश्व युद्ध का समय भी चल रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें 2-3 चीज़ें मिक्स हो गई हैं। एक तो ज्योग्राफिकल लोकेशन, साथ ही साथ एग्रीकल्चर, और तीसरा है इसमें इतिहास। परिणाम ये है कि जब इसका दोहन इतना ज़्यादा हुआ कि यहाँ से खाद्यान्न की कमी होनी शुरू हुई, तो लोग भूखे मरने लगे और लोगों ने अपने बच्चों तक को नदियों में फेंकना शुरू कर दिया था। तो ये जो अकाल है, इससे निपटने के लिए निस्संदेह आगे आने वाली सरकार और फिर कुछ ही समय बाद जो स्वतंत्र भारत है, उसको इस पर्टिकुलर पृष्ठभूमि पर अच्छा खासा काम करने की ज़रूरत थी। तभी जा कर के अच्छे तरीके से कृषि और अन्न का उत्पादन हो सकता था। तो इस पर्टिकुलर पृष्ठभूमि में अगर हम देखें तो हमें ये समझना होगा कि परंपरागत कृषि धीरे धीरे करके उन्नत कृषि के अंदर कन्वर्ट होती है, जिसके लिए तमाम सारी तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए स्वतंत्र भारत की सरकार ने भी कई सारे पहल किए थे। नमस्कार, मेरा नाम है विरत दुबे और स्टडी IQIAS हिंदी के विमर्श कार्यक्रम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इन्हीं तकनीकी मुद्दों, कृषि के विकास से संबंधित प्रश्नों इत्यादि पर चर्चा करने के लिए हमारे पास 2 एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, जो कि ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित विषयों पर अच्छा खासा अनुभव रखते हैं। अभिनव सर हैं, आप लोगों को ज्योग्राफी और पारिस्थितिकी में बहुत सारे सेशंस आपको प्रदान करते हैं। साथ ही साथ इन्हीं दोनों विषयों में मनीष सर भी अपनी एक्सपर्टीज़ रखते हैं और आपको विभिन्न माध्यमों से इनसे उलझे प्रश्नों से आप लोगों को निकालते हैं बाहर। तो इन विषयों पर सर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, कृषि एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित। अब इसमें 2 टर्म हैं, एक है कृषि, दूसरा है प्रौद्योगिकी, मिला करके एक विषय बन जाता है कृषि प्रौद्योगिकी। 2023 में जिस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अगर हम उसको देखें तो हम ये डिसाइड कर पाने में बड़ा अक्षम महसूस करते हैं कि वास्तविक रूप से GS पेपर 1 का क्वेश्चन रखा जाना चाहिए इसे, या GS पेपर 2 या GS पेपर 3 का, क्योंकि विषयों का इसमें समावेशन बहुत ज़्यादा है। इकोनॉमिक्स भी इंक्लूडेड है, ओवरलैपिंग, साइंस भी है उसी में, ज्योग्राफी भी है उसी में, और कई बार तो हिस्ट्री। इसीलिए मैंने शुरुआत जब करी तो इसमें इतिहास को लेकर के बताने का प्रयास किया कि ये प्रश्न इतिहास, प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकी और भूगोल का समावेशन है। तो चलिए चर्चा की करते हैं शुरुआत, और आप लोगों को ये बताने का प्रयास किया जाएगा इस चर्चा के माध्यम से कि इस तरीके के मिक्स प्रश्नों से अगर कोई संबंधित क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। इसमें सर आज हम लोग कृषि और अर्थव्यवस्था के ऊपर संबंधित ये प्रश्न है, कृषि और तकनीकी से संबंधित प्रश्नों में 2 अलग अलग सेक्शन हैं। सबसे पहले हम कृषि के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि हम कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हम कृषि के अंतर्गत मान सकते हैं। साधारण तौर से कृषि जो उद्योग है उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ों का समावेशन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है, किसी भी चीज़ को उगाना या ग्रो करना, ये कृषि कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर थोड़ी टेक्निकल बात करें तो 2 तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। एक तो कृषि वो है जिसमें फसलों का उत्पादन हो। अब यहाँ फसलों के उत्पादन से आशय जो है, मेन कंसर्न जो है, यहाँ पर पौधे को लगाने के बाद उसे उखाड़ लिया जाता है, यानी कि पौधे को वहां से हटा लिया जाता है। जब हम किसी फसल को हटाएंगे तो ये कृषि है। अच्छा। और अगर हम पौधे को लगाकर केवल और केवल उसके उत्पाद को वहां से निकालें, उसके फ्रूट को, उसके फल को वहां से निकालें, तो फिर ये बागबानी है। यानी कि कृषि और बागबानी में एक बेसिक सा डिफरेंस होता है कि आप जब फसल लगाते हो, फसल लगाने के बाद उसे निकाल लेते हो पौधे के सहित, तो हम इसे कृषि कहते हैं। और अगर हम पौधे को वहीं रहने दें और केवल उसका फल लें तो फिर ये बागबानी। एक बेसिक डिफरेंस तो ये हो गया। इसके अलावा एक कंफ्यूजन होता है विद्यार्थियों को सामान्यतः कि कृषि क्या होती है और पशुपालन क्या होता है। तो
सामान्यतः ये कहा जाता है कि कृषि जो है केवल फसलों का उत्पादन है, और फिर सेकंड टर्म ये डाला जाता है मिक्स्ड एग्रीकल्चर या मिश्रित कृषि। अब यहाँ जो मिश्रित कृषि है, यहाँ समझने योग्य है कि हम जिस कृषि की बात करते हैं उस कृषि में बाय डिफॉल्ट इंक्लूडेड होता है कि आप उसमें पशुपालन कर रहे हैं। मतलब हमारा ये मानना होता है कि अगर भारतीय कृषक किसी चीज़ का उत्पादन कर रहा है तो उसमें पशुपालन का कहीं ना कहीं कोई रोल है। तो जब भी कभी एग्ज़ाम में आए या फिर जब भी कभी चर्चा में हो तो हमेशा विद्यार्थी को इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि कृषि के साथ उसे इस परिप्रेक्ष्य में भी चर्चा करनी है कि पशुपालन उसमें इंक्लूडेड है। यानी कि कृषि जब हम कहें तो वो मिश्रित कृषि का एग्जाम्पल होना चाहिए, मिक्स्ड एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल होना चाहिए। और उसमें पशुपालन में मतलब मत्स्य पालन वगैरह हाँ, है, ये वाले एरियाज भी कवर होते हैं। हाँ, मत्स्य पालन हो या फिर आप इसमें कैटल्स अर्थात जो मवेशी हैं उनका पालन हो, चाहे दुग्ध उत्पादन हो या इनसे संबंधित सह उत्पाद हो, बाय प्रोडक्ट्स हो, ये सारे कुछ इंक्लूड होते हैं। क्योंकि एक डेफिनेशन दी थी हमारे ICAR ने, ये काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च है, इन्होंने ये बताया था कि भारत में कृषि को कभी भी केवल फसलों के उत्पादन की तरह देखा ही नहीं जा सकता। ये वास्तविकता में इंटीग्रेटेड प्रोसेस है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें पशुपालन हमेशा उपस्थित होगा। ठीक है, अच्छी बात है, आपने कृषि के बारे में जो बारीकियां बताई। क्योंकि अभी 2023 में सर एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें ये कहा गया कि कृषि के उत्पाद और उसके विपणन से संबंधित जो आधुनिक तकनीकी है उसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। और क्योंकि हम आज के समय में हम कृषि को तकनीकी से भी जोड़ करके देखते हैं जी, तो इसमें किस किस प्रकार के तकनीकी हैं जो इस समय उपयोगी हैं, जो कृषि को थोड़ा सा बढ़ावा दे रही हैं? सर इसमें जैसे आपने यूपीएससी के अभी 2023 के प्रश्न की बात की, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करना पड़ेगा कि भाई कृषि जो होती है, अगर किसी भी अर्थव्यवस्था को उठाकर देखा जाए तो अर्थव्यवस्था में कृषि का जो योगदान है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। बिल्कुल। यानी प्राथमिक क्षेत्र उस क्षेत्र को कहा जाता है जो प्रकृति पर निर्भर करता है, और आप कृषि जो कर पा रहे हैं वो प्रकृति में ही कर पा रहे हैं। जैसे ICAR की बात की, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारत के अंतर्गत कृषि के लिए जितने अलग अलग सहयोग दे सकती है वो देती है। जैसे भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, उन मिट्टियों का सर्वे किया जाता है, उन मिट्टी में कौन सा तत्व है, क्योंकि उसी के आधार पर उर्वरक जो बनाए जाते हैं कि आपको कहीं गेहूं उगाना है, कहीं आपको चावल उगाना है या कोई भी दूसरी मोटे अनाज उगाने हैं, तो उस मिट्टी में कौन सा तत्व होना चाहिए। जैसे ICAR की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं। इन 8 प्रकार की मिट्टियों में अलग अलग तरह की फसलें होती हैं। जैसे लेटराइट मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी में पौधे वाली जो फसलें होती हैं उनको बहुत, जैसे चाय हो गया, बागवानी वाली जो चीज़ें हो गई, वो उससे जुड़ी हुई हैं। लेकिन अगर वहीं पर हम काली मिट्टी की बात करें तो इसको काली कपासी मिट्टी कहा जाता है, जो कपास के उत्पादन के लिए, गन्ने के उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। जलोढ़ मिट्टी है, उसके अंतर्गत उत्पादकता काफ़ी अधिक होती है। तो ICAR ने हमें ये पूरा का पूरा विवरण दिया हुआ है। तो कोई भी क्षेत्र है, जैसे मैं यहाँ पर कंपेयर करूँगा ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया और भारत के विकास को देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के पास भारत से बहुत ही कम उत्पादित क्षेत्र हुआ करता था एक समय पे, लेकिन तकनीक का इस्तेमाल करते करते उन्होंने इतना अच्छा उत्पादन किया कि आज भारत बहुत पीछे है उनसे। तो हम यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो भूमि क्षेत्र है, यहाँ पे मॉनसून का आगमन होता है, 3 तरफ से हम जल से घिरे हुए हैं, साथ साथ हमारे यहाँ ऐसी नदियाँ हैं जो साल भर पानी देती हैं। तो हमारे पास कई फेवरेबल कंडीशंस हैं, उसके बावजूद भी हमारे कृषि में कुछ कमियां रह जाती हैं। बिल्कुल। तो वो वहाँ पे प्रबंधन की कमी है, वहाँ पे तकनीक की कमी है। इसलिए UPSC ने आज की डेट में जो प्रश्न पूछा कि कोई भी एस्पिरेंट हो, उस एस्पिरेंट को किसी ना किसी जगह पे तो जाकर सर्विस देनी होगी, और बहुत बड़ा तबका हमारा प्राथमिक क्षेत्र में जुड़ा हुआ है। मतलब भारत की जो जनसंख्या, उसका सबसे बड़ा भाग प्राथमिक क्षेत्र में जुड़ा हुआ है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में। मतलब कोई व्यक्ति कृषि करता है हम उसी को बोल दें, ऐसा नहीं है, उससे जुड़े हुए भी बहुत सारे सेक्टर हैं। अगर उर्वरक उद्योग है तो वो भी पूरा का पूरा कृषि पर निर्भर है। अगर हम ऑटोमोबाइल में ट्रैक्टरों का जो भारत में आज प्रयोग हो रहा है, वो सबसे अधिक किसानों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। बीज उद्योग की बात करें, इसी में पूरा का पूरा, जैसे हमारा FCI है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो है जब से 2013 से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आ गया, तो उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है कि भाई खाद्यान्न का जो संरक्षण है, उसका स्टोरेज करना, उसको खरीदना, विपणन करना, ये सारी चीज़ें। तो अभी जो आपने सर प्रश्न पूछा, मैं उसी को वहाँ पे जोड़ूंगा। तो जैसे आज की डेट में हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ई नाम की बात की जा रही है, मतलब ऐसी ई मंडियों को ओपन किया जा रहा है जिसके तहत किसान अपने आसपास मान सकते हैं, जैसे 10 किलोमीटर कोई पास में मंडी है, वहाँ पे उसका अनाज जिस दाम में बिक रहा है, हो सकता है उससे दूर कोई मंडी हो, वहाँ पर ज़्यादा दाम मिल रहे हो, लेकिन उसके पास पहले ऑप्शन ये था कि जो सबसे नज़दीकी मंडी है वहाँ पे जो दाम मिल रहा है उसमें बेचा जाए और लेकर आ जाए। किसानों को बहुत सीमित
रहना पड़ता था अपने प्रोडक्ट को लेकर के, सीमित अच्छे भी दाम रह- नहीं मिल पाते थे। बिल्कुल दाम नहीं मिल पाते थे। आज हमारी जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है, हम कई चीज़ें ऐसी चीज़ें निर्यात कर पा रहे हैं। हमारे भारत का जो चावल है कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप में, अफ्रीका के कई देशों में जा रहा है और उसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। चीनी के उत्पादन में भी ऐसा ही हुआ। एक समय पे भारत चीनी के उत्पादन की, जैसे गन्ने की खेती से होता है वो, तो चीनी के उत्पादन में भारत ये था कि समतुल्य अवस्था हुआ करती थी। हम जितना उत्पादन करते थे उतनी खपत हो जाती थी। लेकिन धीरे धीरे अगर हम पिछले 5 साल का आंकड़ा उठाकर देखें तो गन्ने की खेती से इतना ज़्यादा हुआ है कि आज भारत जो है आयात कर रहा है, Very good. कच्ची चीनी खरीद रहा है, उसको यहाँ पे रिफाइनरियों में बना रहा है और विदेशों में बेच रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो परिवर्तन हुआ है, इसमें टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र पे लगी हुई है। और ये उस प्रश्न से जोड़ करके देखा जाए, जो हमने 1940 के दशक में जो गरीबी आई बिल्कुल, और जो विपन्नता आई कृषि के क्षेत्र में, और वहाँ से जहाँ तक कि आपने बात कर ली, ये कितना अच्छी बात है कि हम आयातक हुआ करते थे और अब निर्यातक हो गए निर्यातक तमाम हो सारी गए। चीज़ों में। इस बात को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हम इसमें कुछ मूलभूत बातों को और जानना चाहेंगे। जैसे सर ने तमाम सारी टेक्निक्स की बात करी है, तकनीकी चीज़ों की बात करी हैं कि ये चीज़ें कृषि क्षेत्र में उत्पन्न होने लगी हैं। कुछ एक आध विभाग के नाम भी सर ने बताए। वास्तविक रूप में अगर हम देखें तो कृषि का जो ये विकास है, तकनीकी विकास है, इनको हम लोग किन किन चरणों में देख सकते हैं? क्या इसके हम मतलब बेसिकली हम कृषि का विकास कैसे जान सकते हैं? काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है सर ये। इसे समझने के लिए हम इसे 5 भागों में बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं। इसे हम कृषि 1.0, कृषि 1.2 इस प्रकार से हम अगर इसे बढ़ाएं तो इसमें हम पाएंगे कि कृषि का जो पहला चरण है, इसे हम कह सकते हैं ये ऐसी स्टेज थी जहां बेसिक से उपकरणों का उपयोग करा जाता था, जैसे हल का उपयोग करा जाता था या फिर हाथ से चलाए जाने वाले औजारों का उपयोग करा जाता था। इसके पश्चात एक सेकेंड स्टेज आई। शुरुआती समय में अगर हम देखें, बीच में मैं इतिहास थोड़ा थोड़ा डाल दे रहा हूँ क्योंकि मेरा भी सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड होता रहे। शुरुआत में आप देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हमको काफ़ी टेक्निक्स मिलती हैं, हल मिलते हैं, इनफैक्ट लकड़ी के हल मिले हैं कुछ जगहों से, तो वहाँ पर भी उसका प्रयोग करते थे। और उससे पहले देखा जाए तो पाषाणों का प्रयोग करते थे। तो ये जो विकास का क्रम है, इसको हम लोग हाँ, वहाँ उस एरिया से कनेक्ट कर रहे प्रारंभिक हैं। समय में रख सकते हैं, जिसमें आप 1.0 की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेज में तो यही था जहां हाथ से चलाए जाने वाले औजारों का उपयोग हो रहा था। अब जो सेकंड स्टेज आई, यहाँ पर मशीनरी इंट्रोड्यूस हुई। हम इसे मान सकते हैं कि ये वो समय था जब हम हैवी मशीनरी अपने खेतों पर ला रहे थे। अब यहाँ पर ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर्स हो गए, इनका उपयोग करके कृषि करना स्टार्ट हुआ। ये कमर्शियल स्टेज थी जहाँ वाणिज्यिक रूप से कृषिगत उत्पादों को लाया जा रहा था। अब इसके बाद जो थर्ड स्टेज आई, जिससे यूपीएससी ने बेसिकली प्रश्न भी कराया, जिसे कहा जाता है प्रिसाइज एग्रीकल्चर। अब इस थर्ड स्टेज में बेसिकली क्या डिस्कशन है या फिर क्या जानने योग्य है, तो यहाँ पर डेटा का यूज उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पर इनपुट सिस्टम को मैनेज करा जाता है, यानी कि किस प्रकार से हम फसलों को इनपुट दें कि हमें मैक्सिमम आउटपुट मिले। यहाँ फसलों के प्रबंधन की ज़्यादा बात है, क्रॉप मैनेजमेंट की ज़्यादा बात है। ये प्रिसाइज एग्रीकल्चर है। अब प्रिसाइज एग्रीकल्चर के बाद हम सेकेंड स्टेज में जाएंगे, तो ये है कनेक्टेड एग्रीकल्चर। अब ये कनेक्टेड एग्रीकल्चर क्या है, तो इसमें हम डेटा का यूज़ कर रहे हैं, और डेटा का यूज़ इस प्रकार से कर रहे हैं कि हम उसमें सैटेलाइट मॉनिटरिंग कर पाएँ, हम अपने जीपीएस और जीआईएस का यूज़ कर पाएँ, और इस प्रकार से जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको हम खेतों तक पहुंचा पाएँ, उनको हम फार्म्स तक पहुंचा पाएँ। ये सेकेंडली इस स्टेज में आता है। और जो आज के समय, अभी तो भारत में उतना ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हमें, आने वाले दशकों में खासकर ये भारत में दिखाई देगा, और खासकर हमें उत्तर भारत के मैदान में ये दिखाई दे सकता है कि जहाँ पर हम एआई का यूज़ करें, नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, रोबोटिक्स का यूज़ करें, जिसे हम कहते हैं कई बार डिजिटल फार्मिंग। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। एक एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं तो तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है, जहाँ पर बागबानी कृषि से लेके आपको जो कन्वेंशनल हमारी क्रॉपिंग होती है, जहाँ पर जो है वो धान का उत्पादन करा जाता है, इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर आपको रोबोटिक्स का भी उपयोग दिखेगा, जहाँ ड्रोन्स का उपयोग करके जो है वो कृषि की जा रही है। इवन सैटेलाइट से जो डेटा आता है कि आज शाम को जो है वो आर्द्रता ज़्यादा होगी या कम होगी। तकनीकी के ऊपर भी हम लोग अभी चर्चा कर लेंगे कि स्पेशली कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे आपने प्रिसीजन एग्रीकल्चर के बीच में बात करी थी, जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात उसमें जो रही है उसके ऊपर चर्चा भी कर लेंगे। तो इसमें सर जेनेटिक इंजीनियरिंग का कुछ इस्तेमाल है कृषि में? बिल्कुल सर, गोल्डन राइस हमेशा चर्चाओं में रहता है, और गोल्डन राइस को जो किया गया है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। अनुवांशिक उसमें परिवर्तन किए गए कि भाई विश्व भर में सबसे ज़्यादा 4 फसलें खाई जाती हैं, जिसमें चावल हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया और आलू हो गया। ये बताया जाता है कि ये हटा दिए पृथ्वी से तो आधी भुखमरी यहीं से शुरू हो जाएगी, क्योंकि इतनी निर्भरता इन पर कर दी गई है।
इस कारण भारत सरकार ने इस वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मना रहे हैं हम मिलेट्स के लिए। अच्छा, इन्हीं सब में एक टर्म मैं और भी क्लियर कर देना चाहता हूँ। कुछ बहुत ही बेसिक एक शब्द यूज होता है, मोटे अनाज। तो जब आप इन टर्म्स को उठा रहे हैं तो इसमें ये भी स्पष्ट कर दीजिए कि मोटे अनाज क्या है, फिर हम जेनेटिक को भी उसमें। मोटे अनाज का मतलब जो सर मिलेट शब्द इस्तेमाल किया जाता है, मोटे अनाज कहे जाते हैं, यानी जैसे बाजरा खाया जाता है, रागी खाया जाता है, जौ खाया जाता है, ये मोटे अनाज होते हैं। ये फसलों को बहुत ज़्यादा उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत ऐसा जलवायु जो है बहुत देखा जाए जैसे राजस्थान जैसा क्षेत्र है जहाँ वर्षा का अनुपात बहुत कम है, वहाँ पे भी आसानी से उग जाते हैं और खाया जाता है वहाँ पे। अच्छा। बाजरा वगैरह बहुत आपने सुना होगा कि राजस्थान से जुड़ा हुआ है, तो ये भारत में उगाया जाता था। लेकिन हरित क्रांति के बाद ये कुछ नकारात्मक प्रभाव ये हुए कि कुछ फसलों पर हमने बहुत ज़्यादा निर्भर हो गए। केवल भारत नहीं, आज विश्व भर में मैंने जो 4 फसलों का नाम लिया उन पर निर्भरता अत्यधिक है। अब इनके दाम अगर बदलते हैं तो महंगाई आ जाती है। लोगों को इसी के स्टोरेज जो किया जाता है, मतलब इसका स्टॉक करके रख लेते हैं। ये समस्या अभी भारत ने कई देशों के अंतर्गत जो चावल भेजते हैं हम लोग उस पर बैन लगा रखा है। अभी हरियाणा पंजाब के किसान ये मांग कर रहे हैं कि भाई ये जो बैन है इसको हटाया जाए, क्योंकि हमारी फसल होने वाली है, अभी खरीफ का फसल कटने वाली है। ठीक है, तो भाई सरकार ने पूरा का पूरा कैप लगा के रखा हुआ है। तो ये इतना ज़्यादा मार्केट को रेगुलेट कर रही हैं ये फसलें। जैसा आप पूछ रहे थे जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत, जैसे मैंने बताया चावल का, तो चावल जो बताया जाता है कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली फसल है। तो एक बीमारी है जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, रतौंधी कहते हैं, जो विटामिन ए की कमी से होती है। इसको दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक नया शोध किया कि भाई चावल के अंतर्गत विटामिन ए को जोड़ दिया जाए। अब ये कैसे जोड़ा जाएगा? तो भाई इसी तकनीक को अनुवांशिक परिवर्तन या जेनेटिकली मॉडिफिकेशन कहा जाता है, जीएमओ क्रॉप है। तो अब जो दुनिया भर में जो गोल्डन राइस बनाया जा रहा है उसके अंतर्गत विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक रहेगी। तो जो लोग भी खाएंगे उनको अलग से कोई मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं होगी। अभी इसके लिए जीएमओ के लिए अलग से मांग भी उठी है कि जैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, ठीक है, इनकी मार्केटिंग अलग होती है कि आप सामान्य कोई भी सुपरमार्केट या कहीं पर भी जाएं तो एक सामान्य पैकेट्स अलग बिक रहे हैं, ऑर्गेनिक के अलग बिक रहे हैं। यही मांग की जा रही है कि जीएमओ जो फसल है इनको भी अलग से बेचा जाए, इनकी भी मार्केटिंग की जाए। ये अभी विश्व भर से मांग उठ रही है। इसी में सर एक और तकनीकी मतलब हम कह सकते हैं कि कारक है जिससे हम अच्छी तरीके से फसल को उगा सकते हैं, जिसको हम लोग प्रिसीजन एग्रीकल्चर के रूप में जानते हैं। उसको बेसिकली कैसे डिफाइन किया जा सकता है और उसके क्या लाभ हैं हमको अपनी कृषि में? जैसे यूपीएससी ने इस पे प्रश्न तो डेडिकेटली पूछे भी हैं पहले भी। अच्छा। कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर बेसिकली क्या है। तो इसमें मैं 3-4 डायमेंशंस को कवर करने का प्रयास करूँगा। एक तो पहली चीज़ है कि यहाँ पे डेटा का यूज़ होता है। मतलब हमें किसानों तक ये पहुँचाना होता है, वो ऐप के माध्यम से हो या फिर वो कॉलिंग के माध्यम से। इवन मैं आपको बताऊँ तो सरकार ने प्रयास भी करे थे कि हम कृषकों तक सीधे पहुँचे। जो कृषि वैज्ञानिक हैं, जो सॉइल एक्सपर्ट हैं, वो डायरेक्टली किसान तक पहुँचे। अब इसमें उनका फिजिकल विजिट हो या बाय कॉल विजिट हो, यहाँ से लेके इनको सैटेलाइट का डेटा तक ये प्रोवाइड करने का सरकार का प्रयास था। तो एक तो सीधा सीधा सरकार जो है वो इनपुट देना चाहती है, यानी कि किसान को पता हो कि अगले आने वाले 2 महीने में किस प्रकार की जो है वो कंडीशन होगी। एक ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हो गया जहाँ पे सब्सटेंशियल सपोर्ट होगा, किसान के पास ये सारे संसाधन होंगे जिससे किसान जो है वो मिनिमम इनपुट देके मैक्सिमम आउटपुट ले पाए, जिसे हम कई बार मैनेजमेंट के फॉर्म में समझते हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो वेस्ट हो, यानी कि जैसे एक सामान्य सा एक टर्म मैं यूज़ करूँगा, जैसे पर्यावरण में जो है सुपोषण की समस्या कहा जाता है, यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। और सामान्यतः ये टर्म जब आता है सुनने में सुपोषण, तो हमें ऐसा लगता है कि कोई पॉजिटिव थॉट है। बट मौलिक बात ये कि सुपोषण का अर्थ ये होता है कि किसी भी जो तालाब है या झील है उसमें अगर रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक बहुत पहुंच जाए तो वो तालाब की मृत्यु हो जाती है, वो वाटर बॉडी समाप्त हो जाती है। अब यहाँ पर जब किसान जो है मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए, अधिकतम उत्पाद प्राप्त करने के लिए जब ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरक या कीटनाशक डालता है तो उसका मैक्सिमम पोर्शन जो है वेस्ट के फॉर्म में जलराशि तक पहुँच जाता है। इससे उस जलराशि की मृत्यु इस प्रकार से हो जाती है कि उसमें बहुत ज़्यादा वनस्पति ग्रो होने लगती है, बहुत ज़्यादा जो है वो जीव वहाँ उपस्थित होने लगते हैं, जिस कारण जो है वो जलराशि पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। अब यहाँ पर वेस्ट भी हुआ, किसान के संसाधन भी वेस्ट हुए, एफर्ट भी गया और प्रोडक्शन भी ज़्यादा नहीं आया। तो यहाँ वेस्ट को मिनिमाइज़ करना, बेटर मैनेजमेंट करना और इसके साथ साथ किसान को सब्सटेंशियल सपोर्ट देना, उसे इतनी सहायता देना, इतना इनपुट देना कि वो वेस्ट को मिनिमाइज़ कर पाए, प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज़ कर पाए, ये बेसिकली प्रिसाइज एग्रीकल्चर के मौलिक पॉइंट्स हैं। इसी में एक छोटा सा शायद मॉलिक्यूलर
जो हाँ, एग्रीकल्चर है, हाँ, मॉलिक्यूलर मार्किंग्स कहते हैं मार्किंग्स इसको बोलते हैं, जी हाँ, ये आणविक मार्किंग। हाँ, आणविक मार्किंग ये बेसिकली जीएम क्रॉपिंग के अंदर आता है, अर्थात आनुवांशिक संवर्धन आता है। इसमें होता ये है कि जो डीएनए होता है क्रॉप्स का, जिसे हम सामान्यतः डीएनए समझते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन करे जाते हैं। और मार्क्स का यहाँ पर मतलब ये है कि कुछ ऐसे विशेष डीएनए होते हैं जिनको रिप्लेस करा जाता है या मॉडिफाइड करा जाता है, जिससे फसल का उत्पादन बढ़ सके। इसमें मैं एक सर का एग्जाम्पल लूँगा, जहाँ पर हरित क्रांति की बात होती है, सभी लोग ये चर्चा करते हैं कि हमने ऐसी क्रॉप्स का यूज़ किया जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, परंतु ऐसा यथार्थता नहीं है। वास्तविकता यह है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के समय, हरित क्रांति के समय बेसिकली जिन क्रॉप्स का उपयोग करा गया था वो क्रॉप्स की हाइट ज़्यादा नहीं थी। प्रोडक्शन ज़्यादा इसीलिए हुआ क्योंकि उसमें जो भी हम कीटनाशक या फिर उर्वरक यूज़ कर रहे थे उसका मैक्सिमम पोर्शन फसल की लंबाई बढ़ाने में नहीं हुआ था, उसके फल के उत्पादन में हुआ था। जो हमें प्रोडक्ट चाहिए उसके उत्पादन में हुआ था। ये जीएम क्रॉप का एक बेसिक आप समझ सकते हैं कि इससे आप अंडरस्टैंडिंग ला सकते हैं। अब इसमें कई प्रकार के क्रॉप्स हैं, जैसे बीटी बैगन की बात होती है, कपास की बात होती है। यहाँ पर कपास के लिए हम जो मैनचेस्टर कॉटन यूज़ करते थे, हम जो मैनचेस्टर का कपास यूज़ करते थे, उसे रिप्लेस करके इंडिया का जो इंडिजिनस क्रॉप है, जिसे हम गांधी खादी के नाम से भी जानते हैं या फिर गांधी कपास के नाम से भी जानते हैं, उसे प्रमोट करना। इसके अलावा जो बीटी बैगन है, ये फूड सिक्योरिटी अर्थात खाद्य सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण पहल थी, जहां पर ऐसे फसलों का उत्पादन, ऐसी सब्जियों का उत्पादन बेसिक लैंग्वेज में कहें तो करा जाए जिससे मैक्सिमम लोगों तक खाने की आपूर्ति हो। ये बेसिकली जीएम क्रॉप्स का मेन फंडा है। ओके सर, इसमें 2-3 जैसे टेक्निक्स की हमने बात करी, तो एक आपसे जेनेटिक इंजीनियरिंग की भी इसमें मैंने बात करी, उसी से मिलता जुलता एक और पॉइंट है, क्या हम ऊतक जो कृषि है, ऊतक टेक्नोलॉजी है, उसका भी इन्वॉल्यूशन रखते हैं इसमें किसी प्रकार से? सर, जैसे मैंने शुरुआत में भी जोड़ा था कि अगर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है तो अब कोई भी फसल है, जैसे हमने गोल्डन राइस की बात करी, जैसे आपने उतक की बात की जिसको टिश्यू कल्चर कहा जाता है या टिश्यू टेक्नोलॉजी कहा जाता है, किसी भी क्रॉप के या जैसे हमारे मानव के अंतर्गत भी कैसे गुण होंगे, ये गुण किस पे निर्भर करते हैं। जो भी फसल, जैसे जब ग्रेगर मेंडल साहब ने डिस्कशन किया, मतलब इस पे पूरा का पूरा अध्ययन किया था, मटर के दाने पे उन्होंने अध्ययन किया और वहीं से जेनेटिक्स की शाखा शुरू हुई जिसको अनुवांशिक कहा जाता है, और उसके बाद फिर अलग अलग शाखाएं निकलती चली गई। तो सबसे पहला जो विचार हुआ वनस्पतियों पर ही हुआ। तो चाहे वनस्पति हो या मानव हो, हमारे अंदर जो भी गुण आए हुए हैं वो हमारे माता पिता से जीन्स मिले हुए हैं। ऐसी फसलों के अंतर्गत भी जीन्स होते हैं। अब जीन होते कहाँ हैं? तो अगर कोई कोशिका को आप देखेंगे तो उस कोशिका के अंतर्गत एक भाग होता है जिसको नाभिक कहा जाता है, केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस के अंतर्गत कुछ आनुवांशिक भाग होते हैं जिनको गुणसूत्र कहा जाता है, क्रोमोसोम्स कहा जाता है। उन क्रोमोसोम्स के ऊपर डीएनए आरएनए होते हैं और उन डीएनए आरएनए के अंतर्गत आपको जीन्स मिलते हैं। अब आप किसी भी फसल का रंग कैसा होगा, किसी फल का टेस्ट कैसा होगा, जैसे हमारे अंतर्गत हमारे बालों का रंग कैसा होगा, हमारी आंखों का रंग कैसा होगा, हमारी ऊंचाई कितनी होगी, ये जीन्स पर निर्भर करती है। यही चीज़ फसलों पर भी निर्भर करती है। तो हमने जैसे गोल्डन राइस में बदलाव किए या हमने बीटी कॉटन बनाया, बीटी ब्रिंजल बनाया, तो हमने उनके अंतर्गत वो सारे परिवर्तन कर दिए कि हमें जो मांग है। अब हो सकता है कि कोई ऐसी फसल है जो कीट के संपर्क में आने पर जल्दी खराब हो सकती है, तो उसको हमने उसके अंतर्गत उन जीन्स पर वर्क कर दिया और उस तरीके से उसका उत्पादन बढ़ जाता है। ऐसी तमाम सारी टेक्निक्स हैं जो वर्तमान समय में कृषि को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करी जा रही हैं। लेकिन साइंस जो है ना, वो सिर्फ बाहर का जो भौतिक वातावरण है वहीं तक सीमित नहीं रह गया है। इनफैक्ट सर अब वो लैब तक इंसर्ट कर गया है। मतलब कृषि जो है, अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए हमें खेत की ही आवश्यकता है हमेशा, या कृषि से संबंधित जो उत्पाद हैं वो वहीं पे हमें मिलें, खेतों में ही मिलें, बल्कि लैब तक प्रविष्ट कर गए हैं। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि अभी एक कुछ माह पहले लैब ग्रोन मीट की बड़ी चर्चा थी। ये किस तरीके का कॉन्सेप्ट है, कृषि से संबंधित किस प्रकार से है, ये नई टेक्नोलॉजी क्या है? अब यहाँ पर एक दो डायमेंशन हो जाते हैं। एक तो होता है आर्टिफिशियल मीट। आर्टिफिशियल मीट का मतलब होता है जहाँ पर हम सोया का उपयोग करते हैं। सोया से जो है हम ऐसा कोई उत्पाद बनाएं, सोयाबीन से बेसिकली ऐसा कोई उत्पाद बनाएं जिसका स्वाद, जिसका टेक्सचर जो है वो मीट के जैसा हो। ये आर्टिफिशियल मीट की कैटेगरी में आता है। एक होता है लैब ग्रोन मीट, जहाँ पे उत्तकों का उपयोग करा जाता है। वो जो होता है वो मीट नहीं होता है, वो मीट नहीं होता। एग्जैक्टली वो मीट नहीं होता है, वो लैब में नहीं बनता है। बेसिकली ये किचन, आप इसे स्मार्ट किचन कह सकते हैं, जहाँ पर नकली जो है वो मीट बनाया जाता है। अब एक डायमेंशन तो ये हुआ, और दूसरा है ये लैब ग्रोन मीट। यहाँ पर होता ये है कि हम कुछ ऊतकों को लैबोरेटरी के अंदर जो है वो इस प्रकार से उसका ट्रीटमेंट करते हैं कि वो जैसे एक शरीर के अंदर ग्रो करे,
वैसे ही उस लैब के अंदर वो ग्रो करता है। और जब वो ग्रो करेगा तो इससे होगा ये कि हमें किसी जीव की हत्या नहीं करनी पड़ेगी, हमें उसे किलिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो ये केवल और केवल एनिमल क्रुएलिटी को कम करने के लिए नहीं है। यहाँ एक वर्ड आता है जिसे कहते हैं जेनेटिकली, या फिर कई बार सामान्य लहजे में इसे कहा जाता है बायो एक्यूमुलेशन। अब ये जो बायो एक्यूमुलेशन है, इसमें होता ये है कि जो कीटनाशक हम डालते हैं वो एंड ऑफ द डे एनिमल की बॉडी तक जाता है, अंततः वो एक जानवर के शरीर तक पहुँचता है। मतलब जैव संग्रहण जैसे हम कहते हैं, जिसमें ये पहुँचता ही है कि जानवर के शरीर से ये ह्यूमंस तक आएगा। अब ह्यूमंस में ये एक्ट करता है ऐसा कार्सिनोजेन। अब ये कार्सिनोजेंस क्या होते हैं? ये कैंसर कॉज करते हैं। अब आप समझिए कि इसे डाइजेस्ट कर पाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन सही बात यही है कि अगर हम एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हम पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो किसी भी जीव को खाना ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है, क्योंकि जो भी उस जीव ने खतरनाक चीज़ें खाई हैं जो उसकी बॉडी से बोल रहे हैं, ये जो मांसाहारी लोग हैं उनको खराब लग सकती है। खराब जरूर लग सकती है, लेकिन इसे इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए कि जैसे हमें हेल्दी खाने के बारे में कहा जाता है, तो ये कुछ उसी प्रकार से है। अच्छा। कि अगर आप मीट खाते हैं तो आपके शरीर के अंदर वो विषैले पदार्थ जरूर पहुंचेंगे जो एक जीव के अंदर थे। उस जीव के शरीर ने उन विषैले पदार्थों को अपने से बाहर नहीं निकाल पाया, आप भी उसे बाहर नहीं निकाल पाएंगे और इकट्ठा होते जाएगा। ये एक रिपोर्ट है और काफ़ी डिस्प्यूटेड भी रही थी, पर इसे जानना चाहिए कि एक एवरेज इंडियन मेल के अंदर आपको मिलेगा लगभग 200 से 300 ग्राम तक डीडीटी मिलता है, और लगभग 70 ग्राम डीडीटी जो है वो सफिशिएंट होता है कैंसर कॉज करने के लिए। ये एक डिस्प्यूटेड रिपोर्ट थी, एक वेस्टर्न मीडिया ग्रुप ने जो है ये रिलीज करी थी कि भारत में लगातार डीडीटी का उपयोग होता है। ये एक जो है वो विषैला पदार्थ है जो कैंसर कॉज करता है। एक 40 ईयर के मेल के अंदर इतना डीडीटी तक है। ये डिस्प्यूटेड है, बट यस ये माना जा सकता है कि अगर हम लैब ग्रोन मीट को लाएं तो ये जो सारी समस्या है, ये बायो एक्यूमुलेशन जिसे आपने संवर्धन बताया, ये सारी समस्या का एक अच्छा समाधान है लैब ग्रोन मीट। और इसमें शायद एक तो जो हम कह सकते हैं कि संक्रमण जो फैलते हैं पशुओं से एक दूसरे के साथ, वो उसको भी थोड़ा बहुत रोका जा सकता है। टेक्नोलॉजी में जैसे सर हमने लैब ग्रोन मीट की भी बात कर ली, तो उसमें हम जब लैब में जाते हैं तो नैनो टर्म तो टच कर ही लेते हैं कहीं ना कहीं से। तो क्या कृषि में भी कुछ ऐसी नैनो टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है? आज किया जा रहा है। आज की डेट में नैनो यूरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। और जैसे अभी अभिनव जी ने 2-3 टर्म्स यूज़ किए, बायो एक्यूमुलेशन है, चाहे बायो मैग्निफिकेशन है, या इनका भी देखा जाए तो इनमें भी नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है। नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब कि भाई एकदम माइन्यूट स्तर पर किसी चीज़ में परिवर्तन करना। ये अभी एक विषय जो उठा था, मैं यहाँ पर यूपीएससी स्टूडेंट्स को 2 चीज़ें क्लियर करूँगा कि हम लोग कई बार पॉजिटिव जो एंगल होता है उसको बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन यूपीएससी आपसे दोनों तरह, क्योंकि हमें जो भी आंसर्स लिखने हैं या हमारे विचार होने चाहिए उनमें दोनों ही पॉइंट्स होने चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, मतलब एक न्यूट्रल होकर, तटस्थ होकर हमें अपनी विचारधारा रखनी है। अभी तक तो जो हम लोग चर्चा चल रहे हैं वो सब पॉजिटिव लेकर हाँ, मैं इसलिए मैं थोड़ा सा इसका जो है हवा का रुख थोड़ा सा बदलता हुआ, जैसे अभी मांसाहारियों पे बात हुई थी, तो मांसाहारियों पर जो रिपोर्ट कहती है वो तो कहती है, लेकिन साथ साथ मेरे से किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर अगर शेर, थोड़ा आमना सामना करा देना चाहता हूँ। हाँ नहीं क्या कहती है सर रिपोर्ट? मुझे भी थोड़ी आपत्ति थी इस बात पे कि 40 की उम्र के आने तक इतना डीडीटी का इस्तेमाल मतलब व्यक्ति के शरीर में होता है, तो इस पे क्या मतलब आप कहना चाहते हैं? बेसिकली यही सवाल था। एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि सर शेर तो जिंदगी भर जो है मांस खाता रहता है। हाँ। अब उसके हिसाब से तो ये अगर मांसाहारी बहुत ज़्यादा किसी भी तरीके से नुकसानदायक है तो उसको तो फिर कल की डेट में शाकाहार बना देना चाहिए। उसके सामने जो है ऐसे अनाज रख देने चाहिए कि भाई खाए, अहिंसा परमो धर्म हो जाएगा। तो भाई वो भूखा मर जाएगा, वो तो नहीं खाएगा क्योंकि वो प्रकृति का नियम। अब ये जो चीज़ें जितनी बात होती हैं, क्योंकि भाई बहुत सारी चीज़ें मानव जनित है। अगर हम इसको बहुत बड़े एंगल में देखें तो पारिस्थितिक तंत्र पर अगर आपने घास उगाई है, उस घास को किसी बकरी ने खाया और उस बकरी को किसी मानव ने खाया, तो यहाँ पर कौन शाकाहारी है कौन मांसाहारी है, कौन बेहतर है, ये एक हो सकता है कि सामाजिक टिप्पणी हो। लेकिन अगर पारिस्थितिक टिप्पणी की जाए तो घास उगाने के लिए आपको संसाधन तो लगे होंगे। अगर कोई फसल उगाई है तो संसाधन तो आपने खर्च किए, उसमें मिट्टी खर्च करी है, पानी खर्च किया है, उसमें कोई ना कोई मजदूरी खर्च हुई है। तो भाई अगर उस घास को किसी बकरी ने खाया तो भाई घास को मांस में बदलने वाली वो चीज़ है बकरी, क्योंकि वो उससे कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन में बदल दे रही है। अब उस प्रोटीन को मानव खाएगा तो क्या होगा? अगर मानव सीधे शाकाहार रहता है तो वो खाद्य श्रृंखला में दूसरे स्तर पे आ गया, अगर वो मांसाहारी रहता है तो खाद्य श्रृंखला में वो तीसरे स्तर पर आ गया। अब ऊर्जा का नियम कहता है कि भाई आपकी जो ऊर्जा का हस्तांतरण होता है, लिंडेमान साहब थे, उन्होंने एक 10% ऊर्जा का नियम दिया था। अब 10% ऊर्जा जो घास से है वही जा पाएगी बकरी में, और बकरी से 10% ही ऊर्जा जा पाएगी मानव में।
तो एक व्यक्ति मानव को अपनी जिंदगी भर में इतनी सारी बकरियां चाहिए होंगी जिससे वो अपना भोजन पूरा कर पाए, और उस बकरी को एक बहुत बड़ा घास का मैदान चाहिए होगा, क्योंकि एक बकरी तो है नहीं। तो उस हिसाब से पारिस्थितिक तंत्र के हिसाब से बताया जाता है कि शाकाहारी किसी भी पारिस्थितिक तंत्र पर कम बोझ डालता है, मांसाहारी ज्यादा संसाधनों का प्रयोग करता है। बहुत ही प्यार से आपने जो है ज्योग्राफी को और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, कृषि को घुमा फिरा करके पारिस्थितिकी तंत्र में ले आया और बेसिकली जो है समाजवादी विचारधारा आपके ऊपर थोप दी इन्होंने, जो कि आप चाह रहे थे कि थोड़ा बहुत मांसाहारी भी रहे व्यक्ति। हाँ, या उससे अगर थोड़ा सा मांसाहारी दूर रहे, वैसे सही बात तो यह है कि मांसाहारी ना रहे, मेरे कहने का परिप्रेक्ष्य था कि बायो एक्यूमुलेशन जो है वो बढ़ता है इससे। ठीक है। तो इसमें मतलब जितनी भी ये चर्चा हो रही है, इसको हमने टेक्नोलॉजीज़ के बेसिस पे भी डिस्कशन किया कि कृषि क्या है, उसके उन्नत रूप क्या हैं, ये सब पे चर्चा किया। क्या ये जो चीज़ें हो रही हैं बगैर सरकार के सहयोग के तो नहीं हो रही होंगी? मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी आ रही है या फिर हम मतलब किसी भी तरीके का कृषि में उन्नत कार्य कर रहे हैं तो उसमें सरकार का योगदान तो होता ही है, एनजीओज भी होंगे तमाम सारे। तो कुछ एक सरकारी नीतियां या फिर कोई एजेंसियां हैं जो इसके लिए कार्य कर रही हैं? इसमें तो सबसे पहले सर ने जैसा बताया, इसमें जो नाम से स्कीम चली थी गवर्नमेंट की, जहाँ पे जो है वो नेशनल एग्रीकल्चरल मंडीज या मार्केट्स, इसका सिस्टम बनाया गया है। यहाँ पर इंटीग्रेटेड सिस्टम है जहाँ सारी मंडियों को जोड़ने की बात करी गई। ये काफ़ी रिवॉल्यूशनरी, क्रांतिकारी स्कीम है सरकार की। ठीक है। एक तो ये डायमेंशन काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा जो अभी आज से कुछ वर्षों पहले सरकार ने किसान पोर्टल लॉन्च करा था, जहाँ पे कृषि पोर्टल के नाम से भी जिसे जाना जाता है, ये इस पोर्टल में सारी इन्फॉर्मेशन लोकल एरियाज़ के लिए मिलेगी। इसकी एक बहुत अच्छी एक खूबी है कि आप अपना स्टेट चुन सकते हैं, स्टेट में अपना ज़िला चुन सकते हैं, ज़िले में अपना गांव तक चुन सकते हैं। ये लगभग 80% एरिया को कवर करती है, जहां आपको आपके विलेज लेवल पे, गांव के स्तर पर जानकारी मिल जाएगी कि आपके यहाँ पर जो जल की उपलब्धता है वो किस प्रकार की है। इसी प्रकार से आपके क्षेत्र में आने वाले समय में किस प्रकार से सरकार आपको कोई संसाधन प्रोवाइड करने वाली है। कभी कभार जो है वो कई बार कीटनाशकों के दाम काफ़ी बढ़ जाते हैं, अचानक से उसमें 30% तक की ग्रोथ आ जाती है। इस प्रकार की जो समस्या है उसको सॉल्व करने के लिए एक किसान पोर्टल, ये काफ़ी अच्छी पहल है। इसके अलावा सरकार समय समय पर बहुत सारी स्कीम्स तो लाती है। अब इसमें एक ऋण माफ़ी वाला जो है वो पार्ट होता है, जहाँ पर सरकार जो है समय पर लोन देती है। अगर आप नहीं चुका पाते हैं तो उसमें ब्याज दरों को कम करना या फिर किसान को संसाधन कुछ ऐसे उपलब्ध करा देना या कोई टाइम पीरियड प्रोवाइड करना जिससे जो है किसान उस चीज़ को जल्दी रीपे कर पाए। इस प्रकार की कुछ चीज़ें हैं। एक टेक्नोलॉजी का पार्ट है जहाँ पर अभी मैं कोट करना चाहूँगा, मध्य प्रदेश सरकार ने एक स्कीम चलाई थी जहाँ पर ट्यूबवेल लगाए जा रहे थे। अब ये एक जाने लायक बात है कि जो नीति आयोग है उसने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि किसी भी एरिया में सिर्फ एक सड़क बना देने से विकास 3 गुना हो जाता है। अब अगर वहाँ ट्यूबवेल और इस प्रकार का इंफ्रा बनाया जाएगा तो जो विकास है वो काफ़ी फास्टली ग्रो होता है उस क्षेत्र में। तो यहाँ पर बहुत सारे राज्यों की अपनी स्पेसिफिक, हर राज्य की अपनी एक समस्या होगी और उसके अनुसार जो है उन्होंने समाधान दिया। जैसे मध्य प्रदेश में ट्यूबवेल लगाना, इसी प्रकार से तेलंगाना वाले एरिया में हर 10 जिलों के बीच में जो है एक तालाब बनाने का मिशन उन्होंने रखा। इस प्रकार की स्कीम्स है जो सरकार जो है वो तो ये कुछ स्कीम्स हैं जो सरकार के द्वारा सहयोग प्रदान करती हैं और उससे कृषि का उन्नत होता है। क्या इसके संरक्षण के लिए कुछ कानून वगैरह भी हैं? इसके संरक्षण के लिए हम अलग अलग स्तर पर जैसे पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं तो उन पे भी कुछ जो है चीज़ों को जोड़ा गया है, फसलों को जोड़ा गया है। साथ साथ जो जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया, उसमें भी हमने कई ऐसे उत्पाद हैं जिन पे संकटग्रस्त हैं, उनको भी बचाने के लिए प्रयास किया गया है। साथ साथ मैं यहाँ पर जैसे मैंने आपको सर शुरू में भी कहा था कि यहाँ पे स्टूडेंट्स के पास कुछ ऐसे भी पॉइंटर्स होने चाहिए कि जिनको आप नेगेटिव वे में बता सकते हैं, मतलब कि कृषि का जो प्रयोग हो रहा है उसका प्रयोग कहाँ ऋणात्मक जा रहा है। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर हम उर्वरक का प्रयोग करके और फसल को उगा रहे हैं तो डेफिनेटली ये उन्नत तो हो रहा है लेकिन वो कहीं ना कहीं नुकसान भी जमीन को पहुंचा रहा है। तो उसके लिए कुछ कानून होने चाहिए कि उसको रोके जाए। बिल्कुल, यहाँ पे 2 चीज़ें सर जुड़ती हैं। अगर उर्वरकों का प्रयोग हो रहा है तो उर्वरकों का जो कचरा है, उनका पानी है, वो नदियों में ही तो जा रहा है और नदियों में जब नाइट्रेट और फॉस्फेट की मात्रा बढ़ेगी तो सुपोषण होगा। सुपोषण होगा तो उसमें जो शैवाल होंगे वो शैवाल उगना चालू हो जाएंगे। इसी को शैवाल प्रस्फुटन की घटना कहते हैं। एल्गल ब्लूम होगा। एल्गल ब्लूम में पूरा का पूरा तालाब में मछलियाँ घुट घुट कर मर जाती हैं। अब यहाँ पे आपने कृषि के लिए फर्टिलाइजर्स उद्योग लगाए हुए हैं, तो फर्टिलाइजर्स उद्योग का कृषि में भाई उत्पादन तो हो रहा है लेकिन साथ साथ पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचा रहा है। पारिस्थितिकी और उसी अगर किसी खेत को अगर पानी मिल पा रहा है, अगर उसका तालाब के अंतर्गत इतना मृत पदार्थ होगा तो वो सीधे तौर पे खाद्य श्रृंखला में हमारे शरीर तक आएगा। दूसरी अगर हम बात करें सर, आज जितने उद्योग हैं
हमारे पास दो ही तरह के उद्योग हैं, या तो खनिज आधारित उद्योग हैं या कृषि आधारित उद्योग हैं। तो जितने कृषि के उद्योग हैं, जैसे पार्ले नाम की कंपनी का उदाहरण ले लें, पार्ले का कोई भी प्रोडक्ट बनना है तो बिना कृषि के नहीं होगा। तो पार्ले चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कृषि का उत्पादन हो। उनको ये नहीं है कि भाई लोग, जैसे कृषि का उत्पादन में हम एक बात करते हैं कि लोगों को खाने की आपूर्ति हो जाए, लेकिन यहाँ पर तो दूसरा एंगल भी है कि भाई उद्योगों को भी अपना कच्चा माल मिल पाए, तब तो जाकर वो प्रोडक्शन करेंगे और अपना पैसा कमा पाएंगे। इस चक्कर में अमेज़न के जंगलों को लगातार काटा जा रहा है। दक्षिण अमेरिका की ये रिपोर्ट है कि वहां पर लोगों ने अब कि भाई जंगल हैं तो हमें क्या फायदा देते हैं, भाई ये तो पूरे के पूरे विश्व के तापमान को नियंत्रित कर रहे हैं, वायु को स्वच्छ कर रहे हैं, हाँ। स्वच्छ करने में काम कर रहे हैं। लेकिन वहां के किसानों ने वहां पे कृषि करना है, क्योंकि भाई ये क्या है, एक आर्थिक सोच ही है कि भाई ज्यादा कृषि होगी तो उससे हम ज्यादा उत्पाद जो है उद्योगों को दे पाएंगे। तो ये चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे, जिसके कारण जैव विविधता की भी हानि होती हुई नजर आ रही है। डेफिनेटली ये सब चर्चा को अब हम इस तरफ लेकर के चलने का प्रयास करेंगे जिसमें हम इससे संबंधित कुछ चुनौतियां जो हैं उसको भी जान सकें, और कुछ नेगेटिव पॉइंट, जैसा कि सर ने भी कहा कि डेफिनेटली जब हम किसी चीज़ में तकनीकी का प्रयोग करते हैं तो उसके कुछ लाभ भी हैं, स्वाभाविक सी बात है कि पारिस्थितिकी तंत्र में और मानव जीवन में उसके कुछ नुकसान भी हैं। तो कृषि में तकनीकी को लेकर के किस प्रकार की हम चुनौतियां देख सकते हैं, अपने खासकर देश की बात करें? इसमें बहुत सारे डायमेंशंस हैं। जैसे सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक हमारे पास एक समस्या निकल कर आती है कि हमारे यहाँ उतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। इसमें मैं थोड़ा सा ये एक आपको रोक करके एंगल और भी पूछना चाहूँगा, एक और एंगल जोड़ना चाहूँगा, जिससे कि जैसे जब कृषि में तकनीकी की बात करते हैं और तकनीकी की बात करते हैं तो एक एजुकेटेड तबका जो है वो हो उसमें। तो क्या कृषि क्षेत्र में एजुकेशन भी बढ़ रहा है, और अगर पहले एजुकेशन का लेवल कम है, अगर कुछ कम शिक्षित लोग हैं, तो क्या वो सही तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पा रहे हैं? यहाँ एक अच्छी बात यह है कि भले ही हम ये समझते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ जो है कम साक्षरता के लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं या फिर कृषि कर रहे हैं, तो यहाँ मैं कहना चाहूँगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक सिंपल सी बात है कि भारत में किसानों को बहुत ज़्यादा अंडररेटेड फॉर्म में देखा जाता है। सही बात तो ये है कि कौशल विकास स्कीम थी एक सरकार की, इसमें बहुत सारी चीज़ों को सिखाया गया। जो ज़्यादा चर्चा में नहीं आ पाई वो ये थी कि डिजिटल साक्षरता दी गई। वहाँ आज के समय हमारा किसान जो है बहुत रेयरली होगा, अगर किसी भी कृषक की उम्र 40 से कम है तो आपको उसके पास आज एक स्मार्टफोन दिखाई देगा। सरकार ने इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड करी हैं कि साक्षरता तेज़ी से बढ़ रही है। तो जो हमने कहा प्रौद्योगिकी, जो इंजीनियरिंग है वो आज किसान तक पहुंच रही है, डिजिटल एजुकेशन पहुंच रहा है, और इससे काफ़ी चीज़ें जो है वो उनके कौशल में भी काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन फिर इसके साथ कुछ बाई प्रोडक्ट भी आएंगे, इसके कुछ जो है वो नकारात्मक पॉइंट भी आएंगे। अब अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप उसे डिजिटलाइज करोगे तो वो आप कुल मिला के किसके लिए उसे उत्प्रेरित कर रहे हो, किसके लिए उसे मोटिवेट कर रहे हो? कुल मिला के संसाधनों के ज़्यादा से ज़्यादा दोहन के लिए। अब जहाँ पर एक किसान जो है वो मिनिमम संसाधनों का उपयोग करके मैक्सिमम प्रोडक्शन कर रहा था, अब वो मैक्सिमम संसाधनों का उपयोग करके सुपर मैक्सिमम प्रोडक्शन करने का प्रयास करेगा। इससे हो सकता है कि आर्थिक स्थिति सुधरे, लेकिन संसाधनों की दृष्टि से आपको पर्यावरण में इसके नकारात्मक प्रभाव बिल्कुल दिखेंगे। जैसे सर ने बताया, सुपोषण की समस्या हो या फिर हेल्थ इश्यूज़ हो। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन था, अर्थात हमारी जो प्रथम हरित क्रांति थी, उसने नॉर्थ में कैंसर, आज हमें साउथ में जो है वो 6 साल के बच्चे को दिखाई देगा डायबिटीज़ की समस्या, जिसे टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। ये इस प्रकार की चीज़ें जो है वो प्रौद्योगिकी के इंटरफेरेंस से, उसके हस्तक्षेप करने से इस प्रकार की चीज़ें तो आवश्यक रूप से देखने को मिलेंगी। पारिस्थितिकी तंत्र में तो इस तरीके के कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। मैं आपसे अंतिम एक प्रश्न पूछ करके चर्चा को समापन की ओर ले जाना चाहूँगा कि क्या इसके मानव जीवन पर भी या मानव शरीर पर भी इसके कुछ दुरुपयोग देखने को मिलते हैं या दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं? बिल्कुल सर, जैसे आज पेस्टिसाइड्स का उपयोग हो रहा था, 1960 के दशक में जो ये पूरी की पूरी पहल चालू हुई, पर्यावरण जो विषय निकल कर आया वो यहीं से निकल कर आया। कार्सन रेचल की बात करें तो उन्होंने किताब लिखी थी जिसमें पेस्टिसाइड्स का उपयोग अमेरिका में इतना हो गया था कि वो धीरे धीरे उनकी खाद्य श्रृंखला में, मतलब मानव शरीर में प्रवेश कर रहा हूँ, मानव शरीर में केमिकल का प्रयोग होना या केमिकल का थोड़ी सी भी मात्रा आ जाना हमारे कोशिकाओं को अनियंत्रित कर देती है, और वहीं से कैंसर जैसे रोग बहुत ज़्यादा उग्र हो रहे हैं। और आज की डेट में आप देखेंगे तो कैंसर के रोगी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और उसका यही है कि सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में जो सामान्य व्यक्ति है, जो मांसाहार नहीं खा रहा है या फिर किसी भी तंबाकू का सेवन नहीं कर रहा है। ऐसे कई लोग कहते हैं कि भाई हमने तो जीवन में ना मांसाहार खाया है, ना हमने तंबाकू का सेवन किया है, ना हमारे पास कोई बुरी लत है, उसके बाद भी हम कैंसर के रोगी हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या है कि भाई जो हम चीज़ें खा रहे हैं अगर वो मिलावटी होंगी तो हमारे शरीर पर सबसे पहला असर करेंगी। और इसका ये जो लगातार हमें इससे डेटा जो मिल रहे हैं, कैंसर के रोगी चाहे भारत हो चाहे विश्व भर में, वो लगातार बढ़ रहे हैं।
निस्संदेह तो ओवरऑल चर्चा का विषय जो ये रहा आज, कृषि में तकनीकी का इस्तेमाल, उससे दो चीज़ें क्लियर हो गई हैं। निस्संदेह हम लोग कृषि के मामले में उन्नत होते जा रहे हैं। जहां हम कभी आयातक हुआ करते थे कुछ चीज़ों का, अब हम प्रबल निर्यातक हैं। चावल, दूध या दूसरे इस तरीके के जो उत्पादन हैं उनमें हम काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरे आयाम अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इसके नुकसान भी हमको पारिस्थितिकी तंत्र में देखने को मिल रहे हैं, जिसको लेकर के दुनिया भर में अक्सर ये चीज़ें चर्चा का विषय बनी रहती हैं। हालांकि आज का जो युग है वो टेक्निकल युग है, तकनीकी युग है। निस्संदेह कृषि से संबंधित तकनीकी आयाम जो हैं वो आपके परीक्षा में लगातार पूछे जाते रहे हैं। मैं जहाँ तक याद कर पाता हूँ 2022 में इससे संबंधित 3 प्रश्न पूछे गए थे अलग अलग प्रश्न पत्रों में, और 2023 में भी आपको जीएस पेपर 3 में इससे संबंधित एक सीधा सीधा प्रश्न पूछा ही गया था। तो मैं इस चर्चा के समापन पे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग इस तरीके के विषयों के ऊपर भी ध्यान ज़रूर रखा करिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से पूछे जाते हैं और इससे बहुत अच्छे अंक भी कमाए जा सकते हैं अगर आप पॉइंट वाइज लिखते हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों में। केवल हमको पक्ष पे ही ध्यान नहीं देना है। आशा करते हैं कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। ज़रूर आपने बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखी होंगी। कितना सीखा है ये भी हम जानना ज़रूर चाहेंगे। इसके लिए हम आपको एक स्क्रीन पे प्रश्न दे रहे हैं। उस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, उसके विकल्पों को ध्यान से पढ़िएगा और उसके उत्तर को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।